इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट से हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डी इलेक्ट्रॉन रोक नहीं पाएंगे। न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक चला जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा और उसको रिमूव करना मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा। अब आते हैं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पूरे पी ब्लॉक में रन करने वाला है, वो है हाइड्राइड्स। अमोनिया से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन का हो, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आर्सेनिक हाइड्राइड का हो, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एंटीमनी हाइड्राइड का और फिर बिस्मथ हाइड्राइड हो। लेकिन यहाँ एक गेम में ट्विस्ट आया। हमें पता है एग्जामिनर कंटेंट में आपको नहीं छेड़ेगा, कंटेंट आपको आता है, आपको यही परेशानी होगी। आप देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऑर्डर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपने याद ऐसे कर रखा है तो पूछ लिया ऐसे, बस इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? मैं हूं भावना जुनेजा। आई वेलकम यू ऑल फॉर द रैपिड रिविजन सीरीज फॉर नीट। देखिए आज के लिए हम लोग जो चैप्टर लेकर आए हैं दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आई एम वेरी श्योर मेनी ऑफ यू विल बी कंफ्यूज्ड कि मैम ये एग्जैक्टली पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें कितना पढ़ना है। अगर बच्चे हम लोग न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो उसमें ये हमारा चैप्टर ही नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो वहां पे ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही डिटेल में है जितना ये अभी प्रेजेंट के सिलेबस में नहीं है, राइट। सो बेटा इस 30 मिनट्स में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं ये जो एंटायर चैप्टर हमारा पी ब्लॉक का है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस 30 मिनट्स में आप लोगों को एक ऐसे कॉन्सेप्ट से हम लोग वाकिफ कराएंगे जो आपको लगता है कि आपको आता है पर शायद आप लोग कहीं ना कहीं मिस कर सकते हो। तो ये चीज आपको मेक श्योर करनी है कि आप इस सीरीज को बहुत ध्यान से समझे। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसमें हम लोग पूरा पी ब्लॉक लेके चल रहे हैं 13 से 18। लेकिन अगर आप लोग नीट का पैटर्न देखते हैं तो उसमें कुछ कुछ चीजें जो उन्होंने लिखी हुई है, एनॉमलस बिहेवियर ये सब, तो वो सब कितना है, उसको कितना पढ़ना है, उससे कैसे सवाल आ सकते हैं, इसको हम लोग बिना देरी के जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज जो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखने वाले बेटा वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट को शुरू कराने से पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है कि अगर मैं ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक किसी भी एलिमेंट की बात करूं तो यहां पर बेटा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे के सारे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जो कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो बेटा जैसे मैं ग्रुप 13 लेती हूँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो आप उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं +3 है। ग्रुप 14 में 4 है तो +4 है, 15 में 5 है, 16 में 6 है, 17 में 7 है और 18 में 8 है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ जितना इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हमारे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो इसके साथ साथ एक अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बेटा शो करते हैं जिसे हम लोग इस लेवल से 2 यूनिट कम रखते हैं। मतलब अगर ग्रुप 13 की मैं बात करूं उसका हाईएस्ट स्टेट अगर +3 है तो अदर स्टेट होगा बेटा +1। ग्रुप 14 की बात करूं तो +4 है तो 2 यूनिट कम क्या हो गया बेटा +2 हो गया है ना। 15 की बात करूं तो 5 से 2 यूनिट कम बेटा कितना हो गया 3। मतलब यहां पर 2 तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट है जो आप लोगों को समझनी है, एक है हाईएस्ट और एक है अदर। जो अदर स्टेट है वो है हाईएस्ट -2। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है उस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर हम पी ब्लॉक में जाते हैं, अब देखिए मैं पी ब्लॉक की बात कर रही हूं तो मैं 13, 14, 15 की बात नहीं कर रही हूं, मैं सब की बात कर रही हूं। जो मैं बता रही हूं यहाँ पे ये एंटायर पी ब्लॉक में वैलिड है। तो ये ध्यान रखिए कि होता क्या है अगर हम पी ब्लॉक में जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाने लगते हैं बेटा हमारी स्टेबिलिटी लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको मैं अदर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रही हूं, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। और हायर की स्टेबिलिटी कम, लोअर की स्टेबिलिटी ज्यादा। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर इंटरवेंशन है बेटा, इंटरवेंशन है किसका? पुअर शील्डिंग इफेक्ट का डी ऑर्बिटल्स के। जरा इसको समझते हैं, ये मैंने क्या क्या बात करी थोड़ा सा ध्यान से समझते। जरा देखिए इधर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मान लेते बेटा मैं कोई ग्रुप 15 का एलिमेंट ले रही हूँ। ग्रुप 15 के हमारे एलिमेंट्स कौन से बेटा? नाना, पापा, आंटी, सब बीमार। अगर मैं इसमें नाइट्रोजन की बात करती हूँ बेटा तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3। फॉस्फोरस चलते हैं बेटा 3s2 3p3। आर्सेनिक पर आते बेटा 4s2 4p3, बट अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बेटा? डी के आ जाते हैं। सिमिलरली यहां पर भी डी आ जाते हैं। आपको याद होगा मैंने पीरियोडिसिटी में भी आपको ये चीज बताई थी, याद है कि नहीं है? याद है ना? वैसे ही यहां पर भी डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ग्रुप 15 में मैंने आपको अभी बताया हायर स्टेट होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, दैट इज +5।
अब आप मुझे बताइए ये +5 स्टेट कब होगी बेटा? ये +5 स्टेट जरा ध्यान से देखिए इधर कब होगी? जब s और p दोनों के इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। कब होगी? जब s और p दोनों के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। ये हमें ध्यान रखना है, राइट? लेकिन अब क्या हुआ बेटा, बीच में कौन से इलेक्ट्रॉन्स आ गए? देखिए ये d के आगे इलेक्ट्रॉन, f के आगे d के पुअर शील्डिंग आ गया। और इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट से बच्चों क्या होता है? देखिए ध्यान से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट से क्या होगा? पुअर शील्डिंग इफेक्ट से हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डी इलेक्ट्रॉन रोक नहीं पाएंगे। न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक चला जाएगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा और उसको रिमूव करना मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा? मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो अब ये समझिए जो एस के इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो एस के इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब अब न्यूक्लियस के पास चले गए हैं। इन एस को रिमूव करना बेटा मेरे लिए क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है। इसलिए जैसे ही हम आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में आए, 5 के साथ साथ हमें एक और स्टेट मिलने लग गई जो कि हुई +3। या तो आप सारे इलेक्ट्रॉन हटा दो, नहीं तो आप एस के नहीं हटा पा रहे तो सिर्फ किसके हटाओ? पी के हटाओ। तो 2 स्टेट्स आ गई। अब मैं ये बोल रही हूं कि जैसे जैसे हम नीचे गए वैसे वैसे 3 की स्टेबिलिटी बढ़ गई और 5 की स्टेबिलिटी कम हो गई। मतलब आर्सेनिक 5, एंटीमनी 5 और बिस्मथ 5 में 5 की स्टेबिलिटी कम हो गई, 3 की स्टेबिलिटी बढ़ गई। मतलब आर्सेनिक 3, एंटीमनी 3 और बिस्मथ 3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी बेटा? इंक्रीज हो गई। तो जैसे मैंने आपको 15 ग्रुप का एग्जांपल दिया बेटा, सेम 16 ग्रुप के साथ भी होता है, सेम चीज 14 ग्रुप के साथ भी होती है। तो मतलब ऑलमोस्ट हर ग्रुप फैमिली में 13 से लेकर 18 तक डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो स्टेबिलिटी लोअर स्टेट की बढ़ जाती है, हायर स्टेट की कम हो जाती है बेटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये पूरा का पूरा बेटा किस में वैलिड होता है? दिस एंटायर इज वैलिड इन द एंटायर पी ब्लॉक। पूरे पी ब्लॉक में ये पूरी की पूरी चीज हमारी क्या रहेगी? वैलिड रहेगी। क्या हम लोगों को ये बात समझ आई है? राइट। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझ के देखते हैं इंडिविजुअल ग्रुप में। तो ग्रुप 13 में डाउन द ग्रुप जाते हुए 3 की स्टेबिलिटी कम होगी और 1 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। 14 में 4 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होगी, 2 की बढ़ेगी। 15 में 5 की स्टेबिलिटी कम होगी, 3 की बढ़ेगी। 16 में 6 की स्टेबिलिटी कम होगी, 4 की बढ़ेगी। वैसे ही 17 में 7 की स्टेबिलिटी कम होगी और अदर पॉजिटिव 5 और 3 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्या हमें ये बात समझ आई? अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक सवाल कराती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जरा देखिए क्या कह रहा है हमें। ये सवाल हमें कह रहा है इट इज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इसकी वजह से यहां क्या हो रहा है? और ये हमारा 2017 का सवाल है। देखिए यहां पर ना एग्जामिनर आपसे सीधा में बात नहीं कर रहा है, वो आपसे नहीं पूछ रहा कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, वो आपको बता रहा है ये सारी चीजें क्यों हो रही है। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि NH2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये बोल रहा है यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट चल रहा है। और अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट चल रहा है तो आप मुझे बताइए इसमें से सब क्या सही है? तो बेटा पहले आप ये देखिए ये एलिमेंट्स कौन से ग्रुप के हैं। टिन लेड कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए बेटा? 14 के हो गए। तो अगर मैं ग्रुप 14 की बात करूंगी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, हमारे पास हाईएस्ट स्टेट 14 की अभी बताई थी, क्या होगी बेटा? 4। अदर स्टेट क्या होगी? इससे 2 यूनिट का मतलब क्या कर दो? 2। जैसे मैंने बोला डाउन द ग्रुप जाते हुए स्टेबिलिटी 2 की बढ़ेगी, 4 की कम होगी। मतलब लेड के लिए अगर मैं बोलूंगी बेटा +2 और +4 में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? +2 ज्यादा स्टेबल होगा। बट टिन के लिए बोलूंगी तो टिन तो लास्ट नहीं है ना बेटा, टिन तो इससे पहले है ना? वैसे ही अगर टिन के लिए +2 और टिन के लिए +4 बोलूंगी तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? +4 होगा। ध्यान समझिए, जो आखिरी एलिमेंट होता है अपन उसी के लिए बोलते हैं कि जो लोअर स्टेट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। बाकी सबके लिए लोअर बन रहा होगा लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल वो सिर्फ किसके लिए होगा बेटा? लास्ट के लिए होगा। करेक्ट? तो उस तरीके से अगर आप यहां देखोगे आपको यहां पर ये पैटर्न नजर आएगा। तो अब आप मुझे बताइए इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं? इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अगर मेरे पास लेड का +4 है तो वो तुरंत कन्वर्ट होना चाहेगा बेटा अपने स्टेबल किसमें? लेड +2 में। हाँ कि ना? होगा ना? तो अगर लेड +4 लेड +2 में जा रहा है मतलब खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस।
तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो कैसे काम करेगा बेटा, lead+2 काम करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा। तो पहली चीज मेरे पास आ गई कि lead+4 क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिमिलर लाइंस पे जैसे मैंने बोला tin+2 और tin+4 में से बेटर कौन है बेटा, tin+4 बेटर है। इसका मतलब ये हुआ अगर मेरे पास tin+2 आया तो वो तुरंत किस में जाएगा, tin+4 में जाएगा। इसका मतलब खुद तो होगा ऑक्सीडाइज, दूसरों को करेगा रिड्यूस, मतलब ये काम करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। तो बताइए हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, tin+2 हमारे लिए हो गया रिड्यूसिंग, lead+4 हमारे लिए हो गया ऑक्सीडाइजिंग। क्या आपको बात समझ आई है? इस तरीके से आपसे इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां पर पूछा जाएगा। एक सवाल और करके देखते हैं, देखिए सवाल क्या कह रहा है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म द कंपाउंड्स इन +5, बिल्कुल। However, bismuth forms well characteristic compound in +5 state, तो वो कौन सा होगा? आप कहोगे मैम ये क्या बात है, अभी तो आपने बताया कि डाउन द ग्रुप जाते हुए लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब नाना पापा आंटी सब बीमार में अगर अपन चले गए तो इन सब में हाईएस्ट स्टेट है +5, अदर स्टेट है +3। इसका मतलब बिस्मथ में तो +3 ही बनना चाहिए। बिस्मथ का +3 बहुत अच्छा होगा, बिस्मथ का +5 अच्छा नहीं होगा, यही डिस्कस किया। तो अब ये कह रहा है +5 बनाना है तो कैसे बनाएंगे बेटा, सिंपल सा रूल है, पूरी इनऑर्गेनिक में चलता है, पूरे पी ब्लॉक में चलता है। किसी भी एलिमेंट का अगर हमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना है तो या तो अपन बना सकते हैं उसके ऑक्साइड के साथ या बना सकते हैं अपन उसके फ्लोराइड के साथ, उसके अलावा संभव ही नहीं है। क्लोराइड को भूल जाइए, सल्फाइड को भूल जाइए, या तो ऑक्साइड के साथ बनाइए या फिर फ्लोराइड के साथ बनाइए, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही किसी एलिमेंट के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर सकते हैं। और ज्यादा स्टेबल उसमें से बेटा कौन होगा, हमारा फ्लोराइड स्टेबल होगा, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो बनेंगे तो दोनों ही बेटा, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, फ्लोराइड। क्या आपको बात समझ आई है? वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से कि अगर मुझे लेड का +4 बनाना है, अभी तो लेड का +4 नहीं बनता लेकिन बनाना है, तो बताइए कैसे बनाऊंगी? बनाऊंगी ना बेटा, फ्लोराइड के साथ बनाऊंगी ना। किसी भी एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैं बना सकती हूँ किसके साथ, या तो उसके ऑक्साइड्स के साथ या फिर उसके फ्लोराइड्स के साथ। बात समझ आई है? चल बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी जिसको हम लोगों ने बोला इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आते हैं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जो पूरे पी ब्लॉक में रन करने वाला है, वो है हाइड्राइड्स। खासकर अगर हम ग्रुप 15, 16, 17 की बात करते हैं तो ये हाइड्राइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए मैंने ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स भी आपके लिए लिख दिए, 16 भी लिख दिए, 17 भी लिख दिए। अब देखिए मैं इनके ऊपर कुछ डिस्कशन करूंगी, जो बात मैं एक के लिए बोलूंगी वो सबके लिए वैलिड होगी, इसलिए ध्यान से सुनिए। मान लो मैं इसकी बात करती हूँ, क्या हम जानते हैं जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बेटा, सीधी सी बात है हमारा साइज बढ़ता है। सब जानते नहीं जानते, हाँ कि ना? हम सब जानते हैं जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, बिल्कुल बढ़िया। साइज बढ़ा बेटा तो क्या आप देख पा रहे हो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ गया बेटा तो बॉन्ड हमारा वीक हो जाएगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब बॉन्ड तोड़ना क्या हो जाएगा, आसान। मतलब नीचे जाते जाते बॉन्ड तोड़ना आसान है, मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो सारे हाइड्राइड्स में डाउन द ग्रुप जाते हुए ये बात याद रखेंगे कि इन सारे हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। सिमिलर लाइंस में बेटा बॉन्ड तोड़ना आसान है, तो आप मुझे बताइए डोंट यू थिंक सो इनके लिए H+ निकालना भी आसान है, H- निकालना भी आसान है, क्योंकि टेक्निकली तो मुझे बॉन्ड तोड़ना है। अगर मैं H+ निकालती हूं तो भी मेरे लिए आसान है, H- निकालती हूं तो भी मेरे लिए आसान है। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ स्टेबिलिटी भी आपकी कम हो रही है, बट बॉन्ड H+ के फॉर्म में निकालना आसान है, मतलब एसिडिटी बढ़ रही है। बॉन्ड S- के हिसाब से निकालना भी आसान है, इसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर या फिर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी बेटा हमारी बढ़ रही है। मतलब आप हाइड्राइड्स में क्या याद रखेंगे, जल्दी बताओ क्या याद रखेंगे? हम याद रखेंगे डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड एनर्जी कम होती है, बॉन्ड वीक होता है, बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, स्टेबिलिटी कम होती जाती है, एसिडिटी बढ़ती जाती है, और रिड्यूसिंग पावर भी बेटा बढ़ता जाता है, क्योंकि आप बॉन्ड H+ तोड़ोगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, H- तोड़ोगे
तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ आई है सब? राइट अब ये बात जो मैंने आपको यहां समझाई बेटा, ये सिर्फ यहां सीमित नहीं है, ये बात सारे हाइड्राइड्स में वैलिड है। मतलब 16 में भी अगर मैं डाउन द ग्रुप गई तो स्टेबिलिटी बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। एसिडिटी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। अच्छा, डीकंपोजिशन टेम्परेचर क्या होगा बेटा? डीकंपोजिशन टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जिसपे मैं किसी चीज को डीकंपोज कर सकूं। मेरे लिए स्टेबिलिटी अगर कम हो रही है तो डीकंपोज करना क्या होता जा रहा है? आसान होता जा रहा है। मतलब डीकंपोजिशन टेम्परेचर भी बेटा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एसिडिटी अभी बताया क्या हो रही है? बढ़ रही है। रिड्यूसिंग नेचर भी क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। तो ये चीज सिर्फ 16 में नहीं बेटा, 17 में भी वैलिड है। एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज। रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा? इंक्रीज। स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? मतलब एक तीर से बहुत सारे निशाने लगा दिए अपन ने, एक ही चीज समझी और हमने रिड्यूसिंग पेपर बता दिया, एसिडिटी बता दी, स्टेबिलिटी बता दी, डीकंपोजिशन टेम्परेचर बता दिया। एक ग्रुप का नहीं बेटा, हर ग्रुप का बता दिया। क्या यहां तक क्लियर है? चलो आगे डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इन सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इनका बॉन्ड एंगल। तो बेटा ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, हाइड्राइड्स में अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारा बॉन्ड एंगल डिक्रीज करने लगता है। ये स्पेसिफिकली मैं ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ। अभी बताती हूँ क्यों। जैसे कि अगर हम यहां गए, नाना पापा आंटी सब बीमार, तो बेटा होगा क्या? ध्यान से सीखेंगे। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा। सेंट्रल एटम पे है एक लोन पेयर, जैसे ही सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। हमारा सेंट्रल एटम लोन पेयर को होल्ड नहीं कर पाएगा। जैसे ही हमारा सेंट्रल एटम लोन पेयर को होल्ड नहीं कर पाएगा, लोन पेयर अपना रूप दिखाएगा, रिपल्शन कॉज करेगा, दोनों बॉन्ड अपने पास आ जाएंगे बेटा। दोनों बॉन्ड पास आते ही अपन का बॉन्ड एंगल क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाती है बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने लगता है बेटा। और ये यहां पर भी वैलिड होता है बेटा, और यहां पर भी एग्जैक्टली सेम चीज आपको देखने को मिलती है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। अब बताओ मैंने ग्रुप 17 में क्यों नहीं बात करी बेटा? क्योंकि बेटा बॉन्ड एंगल क्या होगा? ये तो सारे के सारे लीनियर हैं, तो इनके अंदर बॉन्ड एंगल का एक्चुअली कोई काम है नहीं। इसलिए मैंने पहले बोला कि 15 और 16 के लिए डिफाइन करो। तो स्टेबिलिटी क्या हुई बेटा? कम हो गई। डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कम हो गया। एसिडिटी बढ़ गई। रिड्यूसिंग नेचर बढ़ गया। बॉन्ड एंगल कम हो गया। सिमिलर लाइंस पे एक और चीज आपको समझनी है, वो है इन सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे कि हम क्या बताने वाले। जब हम बेटा डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं हमारा मोलर मास बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। मोलर मास बढ़ेगा बेटा तो वैंडरवॉल फोर्सेस, वीएफ मतलब वैंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे। वैंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाए। इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन ये है जब हम डाउन द ग्रुप जाएं हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़े, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़े। फिर से मैंने बोला ये हमारा क्या है? एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड बेटा एक्सपेक्टेशन हर्ट्स। तो जैसे ही हम नीचे की तरफ गए ग्रुप में, नाना पापा आंटी सब बीमार, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप गए हमारा एक्सपेक्टेशन ये था बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। मतलब अमोनिया से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन का हो, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आर्सेनिक हाइड्राइड का हो, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एंटीमनी हाइड्राइड का और फिर बिस्मथ हाइड्राइड हो। लेकिन यहां एक गेम में ट्विस्ट आया। अमोनिया ने बना दिया बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड से भी हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसलिए अमोनिया कूद कर आ जाता है तीसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पर आता है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखिए, फॉस्फोरस आर्सेनिक के बाद आपको यहां अमोनिया मिलेगा, फिर एंटीमनी बिस्मथ। अब इसको याद करने के लिए बेटा अपन क्या याद करेंगे? फॉस्फोरस आर्सेनिक नाइट्रोजन मतलब पान। क्या याद करेंगे? पान। तो पहले फॉस्फोरस का हाइड्राइड, फिर आर्सेनिक का हाइड्राइड, फिर अमोनिया का हाइड्राइड आएगा। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। करेक्ट? यही सेम चीज अगर बेटा मैं ग्रुप 16 में डिस्कस करूं, H2O, H2S, H2SC, H2T, एक्सपेक्टेशन बताओ क्या था हम लोगों का?
कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, है ना। तो वाटर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, H2S, फिर H2SC, फिर H2T। बट ट्विस्ट क्या था, ये बना देगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब आप मुझे बताइए, अमोनिया स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या वाटर? ऑफ कोर्स वाटर ना, क्योंकि वाटर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट का असर इतना ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का असर इतना ज्यादा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे आगे होता है। अमोनिया आगे नहीं पहुंच पाया था, पर वाटर आगे पहुंच गया। वैसे ही HF के केस में भी ऐसे ही होता है बेटा। HF, HCl, HBr और HI में HF क्या बना देगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। तो HF में भी बॉइलिंग पॉइंट में HF सबसे आगे पहुंच जाएगा। तो सिर्फ किस में आगे नहीं पहुंच रहा, सिर्फ ग्रुप 15 में आगे नहीं पहुंच रहा, बाकी सब में आगे पहुंच रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो बेटा इसके साथ हम लोगों ने हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करे। करेक्ट। हाइड्राइड्स के मेल्टिंग पॉइंट में तो डिस्कस ही नहीं करना कुछ, क्योंकि वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन वहां पर एक सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हर एक चीज सबसे आगे पहुंचेगी। क्या बोला मैंने, हर एक चीज सबसे आगे पहुंचेगी। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया तीसरे पे था, सब आगे थे, यहां पर सब आगे होंगे, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में एक चीज और वर्क करती है बेटा, वो है सिमेट्री। तो भले ही अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर और HF जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, सिमेट्री भी होती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड से सिमेट्री हुई, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट में तो सब हीरो हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया तीसरे नंबर पर है। क्या बात समझ आ गई है? बहुत बढ़िया। तो बेटा इसके साथ हमारे सारे ग्रुप के हाइड्राइड्स भी एक साथ क्या होते हैं, समाप्त। एक बार फटाफट से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज हमें हर हाइड्राइड्स की दी गई है, आप बताइए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो अगर आप मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं भी देते तो भी मैं बता देती, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है डाउन द ग्रुप जाते हुए रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ता है। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस। तो यस द आंसर इज SbH3। क्या आंसर आएगा बेटा, SbH3 आएगा, जो सबसे नीचे लाई करेगा। क्या बात क्लियर हो गई? सिमिलर लाइंस बेटा, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2019 का PYQ है, पूछ रहा है थर्मल स्टेबिलिटी बता दीजिए हाइड्राइड्स की। अब भी डिस्कस करा, कोई भी ग्रुप हो, डाउन द ग्रुप जाते हुए थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की डिक्रीज करती है, तो उससे टीपो ये तो इंक्रीजिंग है, हमें क्या बनाना है, डिक्रीजिंग। तो उससे टीपो, तो हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या कर गई बेटा, डिक्रीज कर गई। क्या बात समझ आई है? तो एग्जामिनर, हमें पता है एग्जामिनर कंटेंट में आपको नहीं छेड़ेगा, कंटेंट आपको आता है, आपको यही परेशानी होगी। आप देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऑर्डर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपने याद ऐसे कर रखा है, वो पूछ लिया ऐसे, बस इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। क्या बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब एकदम पहुंच रहे हैं पी ब्लॉक के बिल्कुल आखिरी टॉपिक के पास, जिसने हम सबको बहुत सारे सवाल देने हैं, हम सब बहुत कंफ्यूज होने वाले। देखिए इसको बोला जाता है एनोमलस प्रॉपर्टी। हर एलिमेंट का जो, हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है, चाहे वो बोरॉन हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है अपने छोटे साइज और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? एनोमलस बिहेवियर शो करता है हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट। तो आप वही चीजें देखिए कि कैसे एनोमलस बिहेवियर उनके अंदर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। जो पहला एलिमेंट है हर ग्रुप का, उसकी एक यूनिक एबिलिटी होती है कि वो पी पाई बॉन्ड बनाए। हर पहले ग्रुप का एलिमेंट एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, पी पाई बॉन्ड बनाए। कहने का मतलब ये है बेटा, आप ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली अगर हम पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल करते हैं तो ऐसा बोला जाता है दो ही प्रकार के पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, एक 2p और एक 3d 2p। 2p का पाई बॉन्ड बेटा बोला जाता है पी पाई बॉन्ड है, और 2p 3d का पाई बॉन्ड बेटा बोला जाता है पी पाई डी पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पी पाई डी पाई। अब होगा क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरा कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास 2p ऑर्बिटल है,
तो वो दूसरे सेकंड पीरियड के एलिमेंट जिसके पास 2p ऑर्बिटल है उसके बीच में पाई बॉन्ड बना सकता है, इसलिए हर सेकंड पीरियड का एलिमेंट दूसरे सेकंड पीरियड के एलिमेंट के साथ पी पाई बॉन्ड बनाता है, इसलिए ऑक्सीजन O2 होता है, नाइट्रोजन N2 होता है, कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, C2 भी बनाता है, C डबल बॉन्ड O भी बनाता है, मतलब हर 2 सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने साथ पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेकंड पीरियड के, इसलिए 2p है। लेकिन जो थर्ड फोर्थ पीरियड के एलिमेंट होते हैं बेटा, अगर वो पाई बॉन्ड बनाने पर आए, जैसे फास्फोरस के पाई बॉन्ड की मैं बात करती हूं, अब क्योंकि थर्ड पीरियड का है तो इसका पाई बॉन्ड बेटा 3p का बनेगा, इसका भी पाई बॉन्ड 3p का बनेगा। मैंने आपको समझाया कि दो ही पाई बॉन्ड बनते हैं, 2p 3d, दिमाग में घुसा लो, 2p 3d। तो क्या 3p का पाई बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा बेटा। इसका मतलब ये हुआ सेकेंड पीरियड का एलिमेंट तो पी पाई बॉन्ड बना पा रहा है, पर हेवियर एलिमेंट्स पी पाई बॉन्ड बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए P2 एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, P4 एग्जिस्ट करता है। और आप देखेंगे P4 में सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा होते हैं, कोई भी बॉन्ड पाई नहीं होता बेटा। क्यों नहीं होता? क्योंकि फास्फोरस अपने साथ पी पाई नहीं बना सकता। सिमिलर लाइंस पे बेटा, अगर कोई सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, कोई सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वो दूसरे सेकंड पीरियड के एलिमेंट के साथ पी पाई नहीं बना सकता बेटा। क्यों? क्योंकि अगर उसे D चाहिए तो वो 3D होता है, 2D तो होता नहीं है। अब आप दोनों ही सेकंड पीरियड के लोगे तो यहां तो 2p आ जाएगा, पर यहां तो 2D आएगा, 2D तो होता ही नहीं है, इसलिए सेकंड पीरियड का एलिमेंट पी पाई बना सकता है, पर पी पाई नहीं बना सकता। बेटा क्या बोला है? ध्यान से सुनेंगे, शब्दों पे बहुत ध्यान देना है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट क्या बना सकता है? पी पाई बॉन्ड बना सकता है अपने साथ, मतलब दूसरे सेकंड पीरियड के साथ, लेकिन पी पाई नहीं बना सकता क्योंकि डी नहीं है। लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं कि कोई सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो और एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो, तो थर्ड पीरियड वाला अपना डी ऑफर करेगा, सेकंड पीरियड वाला अपना 2p ऑफर करेगा, अब पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो कैन आई नाउ से एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट दूसरे सेकंड पीरियड के एलिमेंट के साथ क्या बना सकता है बेटा? वो बना सकता है पी पाई वो बना सकता है। क्या मेरी बात समझ आई? तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट पी पाई नहीं बना सकता, पी पाई बना सकता है, पी पाई नहीं बना सकता। यही सारी चीजें आपको एनोमलस बिहेवियर में सीखनी है। हमने क्या बोला? हर पीरियड का एलिमेंट अपने साथ पी पाई बना सकता है अगर वो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। इसी वजह से आप नोटिस करेंगे N2 बनेगा पर P2 बनेगा नहीं, O2 बनेगा पर S2 बनेगा नहीं। क्या बात क्लियर है? दूसरी बात हमने बोली कि जो पहला एलिमेंट है, मतलब जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास D नहीं है, इसलिए वो अपने साथ P पाई D पाई नहीं बना सकता, वो अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता। बेटा ये मैंने पीरियोडिसिटी के लेक्चर में भी समझाया है, नहीं देखा तो जाके देखना, बहुत जरूरी है। पीरियोडिसिटी को भी देखो जाके, वहां समझाया है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। बॉन्डिंग में भी ये बात समझाई, तो जाके देखना, है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसलिए कोई भी एलिमेंट जो सेकंड पीरियड का है अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज्यादा नहीं बना सकता। कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट, जो भी पहला एलिमेंट होगा, वो डी पाई पी पाई नहीं बना सकता अपने साथ, बना सकता है थर्ड पीरियड वाले के साथ, राइट? इस वजह से आप देखेंगे जितने भी मॉलिक्यूल इस तरीके से है, जैसे हमने बोला P2 नहीं है, P4 है, S2 नहीं है, S8 है, वैसे ही आप एक और एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। CO2 इतना छोटू सा मॉलिक्यूल है बेटा, लेकिन SiO2 इतना बल्कि मॉलिक्यूल है, एकदम बल्कि स्ट्रक्चर है SiO2 का। ऐसा क्यों है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एकदम नेटवर्क है। क्यों? SiO2 नॉर्मल क्यों नहीं बनता बेटा? क्योंकि पी पाई बॉन्ड बनाना थर्ड पीरियड के लिए संभव नहीं है, पी पाई बॉन्ड बनाना सेकंड पीरियड के लिए संभव है। क्या ये बात अच्छे से समझ आ गई? तो दो ही तरीके के पाई बॉन्ड है और उसी वजह से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसको फटाफट से एक सवाल के रूप में देखिए और अपने कंसेप्ट को पक्का करिए। क्या कह रहा है सवाल? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो पी पाई डी पाई बना सकता है? तो मैंने अभी समझाया, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट पी पाई बनाएगा,
थर्ड पीरियड का एलिमेंट पी पाई डी पाई बनाएगा। तो पूछ रहा है कौन सा बना सकता है, मतलब जो थर्ड पीरियड का, बताओ कौन हो सकता है? फास्फोरस। ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, ये तीनों ही बेटा क्या बनाएंगे? पी पाई बनाएंगे। क्या ये बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। एक फटाफट से हम लोग और एक बेहतरीन सवाल करते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, बहुत इजी है। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? रॉन्ग। जरा ध्यान से देखिए, बात करी जा रही है एनएन सिंगल बॉन्ड और पीपी सिंगल बॉन्ड की। तो बेटा आप ये सोचेंगे कि एन से अगर हम फास्फोरस की तरफ गए तो बॉन्ड लेंथ बढ़ी, बॉन्ड लेंथ बढ़ी मतलब बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ी। इसका मतलब एनएन बॉन्ड वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और पीपी बॉन्ड वीक होगा, जो कि सरासर गलत है। क्यों बेटा? क्योंकि जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है उनके ऊपर एग्जिस्ट करते हैं लोन पेयर की रिपल्शंस, और इस रिपल्शंस के चलते ही बेटा बॉन्ड एनर्जी किसी भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की एक तरीके से मानो कम होती है थर्ड पीरियड के एलिमेंट से। मतलब एनएन बॉन्ड आपका वीकर है, पीपी बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर है, तो यहां पर ये चीज बेटा आपकी रॉन्ग होती है। और ये सिर्फ 15 में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रुप 17 में भी ये चीज आपको मिलेगी। अगर मैं ग्रुप 17 की बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो आपको लगेगा फ्लोरीन से क्लोरीन गए, ब्रोमीन गए और आयोडीन गए, तो बॉन्ड एनर्जी मतलब एक तरीके से बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी आपकी कम होनी चाहिए। लेकिन नहीं बेटा, जैसे वहां पर हो रहा है वैसे आपको ऐसा नहीं लगता। फ्लोरीन में भी हाई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, और इस रिपल्शन के चलते फ्लोरीन का बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, और फ्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी बेटा फिर से तीसरे नंबर पर आती है। कौन से नंबर पर आती है? तीसरे। नमूनिया भी तीसरे पर आ रहा था, ये भी तीसरे पर आएगी। मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनकी किस तरीके से हो जाएगी बेटा? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। क्या बात समझ आई है? बहुत बढ़िया। तो बेटा इसके साथ एटलीस्ट आपको ये समझ आया है ऐसे कौन सी चीजें हैं केमिकल बॉन्डिंग की, पीरियोडिसिटी की, जो ये लोग पी ब्लॉक में आपसे रिलेट करके पूछेंगे, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट और हाइड्राइड्स हैं। इसके अलावा जो ये पी पाई बॉन्ड्स है, पी पाई डी पाई बॉन्ड्स है बेटा, इनको भी आपको फोकस करना है। एनॉमलस प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली नीट में लिखी गई है, इन पे आप फोकस करना है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से डील करना है। राइट? आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, और एक आपको पिक्चर मिली होगी कि आपको किस तरीके से पी ब्लॉक को पढ़ना है। पी ब्लॉक कुछ नई चीज नहीं है, पी ब्लॉक सिर्फ एक रेप्लिका है, एक अलग नजरिया है, एक ढंग है पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग को अप्लाई करना। राइट? सो इसके साथ बेटा हम इस सभा की करते हैं समाप्ति। होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। स्टे ट्यून्ड विद आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।